नमस्कार। इजराइल के बाद अब रूस ने खुलकर कहा है कि उन्हें लगभग 10 लाख भारतीय वर्कर्स की जरूरत है। अगले कुछ महीनों में, खासकर इस साल, रूस में इतनी संख्या में भारतीय काम करने जाएंगे। मुख्य रूप से ये वर्कर्स रूस के सर्द क्षेत्रों में भेजे जाएंगे जो देश के बीच में आते हैं। यह भारत और रूस के बीच अब तक का सबसे बड़ा लेबर मूव होगा। इसका बड़ा मतलब यह है कि ये कदम सीधे पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देगा। अब सवाल उठता है, अगर रूस को इतने भारतीय चाहिए तो अमेरिका और यूरोप इससे क्यों परेशान हैं? इसकी वजह सरल है। 10 लाख भारतीय रूस में जाकर काम करेंगे तो यह प्रतिबंधों के प्रभाव को कमजोर करेगा। वैसे एक जरूरी बात बताता हूं, कुछ लोग ऑनलाइन रशियन महिलाओं के प्रति गलत टिप्पणियां करते हैं जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। ऐसे कमेंट करने वालों को मैं ब्लॉक कर दूंगा। हमें विदेश की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये भारतीय वर्कर्स रूस में रूबल में सैलरी पाएंगे क्योंकि रूस डॉलर का उपयोग नहीं करता। फिर यह सवाल उठता है कि पेमेंट कैसे होगी और वे अपने पैसे भारत कैसे भेज पाएंगे, क्योंकि रूस को विश्व के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अलग रखा गया है। रूस में भारतीय वर्कर्स की इतनी बड़ी संख्या के लिए एक नया पेमेंट सिस्टम बनाना होगा जिससे कंपनियां उन्हें सैलरी दे सके और वे अपने पैसे भारत भेज सके। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन संभवतः भारत आने वाले हैं ताकि भारत रूस के बीच नया पेमेंट सिस्टम स्थापित हो सके। यदि पेमेंट व्यवस्था साफ नहीं हुई तो कोई वर्कर रूस जाकर काम करना पसंद नहीं करेगा। दूसरी बात यह कि भारत ने रूस से जो तेल खरीदा है वह रुपयों में चुकाया है, लेकिन वह पैसा सीधे वर्कर्स को नहीं जाता। वर्कर्स अलग कंपनियों में काम करेंगे। इसीलिए दोनों देशों के बीच एक मजबूत पेमेंट नेटवर्क की जरूरत है। पश्चिमी देश इसे स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए वे भारत के खिलाफ बयानबाजी बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत का रूस से तेल खरीदना निंदनीय है। ऐसे बयान भारत और रूस के गहरे संबंधों को लेकर चिंता जताते हैं। अमेरिकी सेनेटर लिंजी ग्राम ने हाल ही में कहा है कि भारत की रूस से तेल खरीदना अनुचित है। उन्होंने 500% टैरिफ लगाने की बात भी की है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है, यह टैरिफ भारत के कई कारोबारों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि चीन रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीदता है, फिर भी भारत को खास निशाना बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत भविष्य में 5th जनरेशन फाइटर जेट रूस से खरीद सकता है क्योंकि F-35 जैसे विकल्प के मौके कम होते जा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ भी पक्की खबर नहीं है, पर यह संभावनाएं चर्चा में हैं। इस बीच भारत रूस से तेल की खरीद बढ़ा रहा है और यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहे हैं। मध्य पूर्व में तनाव के कारण, खासकर अगर इजराइल फिर से ईरान पर हमला करता है तो तेल की आपूर्ति पर संकट आ सकता है। इस स्थिति में भारत की रूस पर निर्भरता और बढ़ेगी। सऊदी अरब और यूएई की तेल शिपमेंट खतरे में आ सकती है, जिससे भारत को रूस से और ज्यादा तेल खरीदना पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे और भारत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। भारत को डिस्पेकेबल यानी अनुचित बताया जा रहा है। अमेरिका ने चीन, भारत और ब्राजील को वैश्विक आर्थिक नियमों का उल्लंघन करने वाला बताया है और इन देशों को कड़ी चोट पहुंचाने की धमकी दी है। यह कोई हल्की धमकी नहीं, बल्कि एक गंभीर चुनौती है। 500% टैरिफ जैसे उपाय भारत, चीन और ब्राजील की कंपनियों को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। यदि यह टैरिफ लागू हुए तो भारत और अमेरिका के संबंध भी खराब हो सकते हैं। इसीलिए यह देखना होगा कि भारत सरकार क्या कदम उठाएगी। क्या वह रूस में 10 लाख भारतीय वर्कर्स भेजने की योजना पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि इससे भारत रूस संबंध पूरी तरह बदल सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच सबसे मजबूत कड़ी भारतीय प्रवासियों की अमेरिका में मौजूदगी और उनकी रेमिटेंस है। यूएस में भारतीय काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और भारत भेजते हैं। लेकिन अब अमेरिका ने इस रेमिटेंस पर 1% टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। यूएसए ने हाल ही में भारत की रेमिटेंस इनकम पर 1% टैक्स लगाया है। ये छोटे से लगने वाला कदम भारत के लिए बड़ा आर्थिक खतरा बन सकता है। जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा, भारतीय प्रवासी कम पैसा भेजेंगे और भारत की विदेशी मुद्रा की आवक प्रभावित होगी। अमेरिका का यह कदम भारत पर आर्थिक दबाव डालने की रणनीति का हिस्सा है ताकि भारत रूस के साथ अपनी करीबी कम करे। लेकिन भारत के पास विकल्प भी हैं। अगर भारत रूस के साथ
एक वैकल्पिक पेमेंट और रेमिटेंस सिस्टम बनाए तो अमेरिका की यह योजना असफल हो सकती है। भारत को अपने प्रवासी नीति में सुधार कर प्रवासियों को बेहतर अवसर और सुरक्षा देनी होगी। पार्ट 7। रूस में वर्कफोर्स की भारी कमी है क्योंकि वहां की जनसंख्या लगातार घट रही है। एआई और रोबोटिक्स अभी इतनी सस्ती और प्रभावी नहीं हुई कि मानव श्रम को पूरी तरह बदल सकें। इसलिए रूस को बड़े पैमाने पर कामगारों की जरूरत है। 10 लाख भारतीय कामगार एक छोटी संख्या है। रूस को 4-5 मिलियन कामगारों की आवश्यकता होगी ताकि वह अपने विशाल और दूर दराज के क्षेत्रों का विकास कर सके। यह विकास रूस की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए जरूरी है। भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर है जो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। अगर भारत के लाखों कामगार रूस में जाएंगे तो अमेरिका और यूरोप के लिए यह चुनौती होगी। भारत रूस के बीच संबंध न केवल आर्थिक बल्कि भू राजनीतिक भी मजबूत होंगे। इससे भारत की वैश्विक भूमिका और बढ़ेगी। भारत को अब अपनी स्किलिंग पर जोर देना होगा ताकि उसके युवा बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। 15 जुलाई को यूएन वर्ल्ड स्किल्स डे मनाया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि कौशल विकास के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए स्किल्ड वर्कर्स ही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी हैं। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, रणनीति और आर्थिक आत्मनिर्भरता के चलते वह अब अमेरिका या रूस की नकल नहीं करता, वह अपनी मर्जी से फैसला लेता है। भारत ने खुद को एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है। यह संतुलन अमेरिका को पसंद नहीं आता, इसलिए वह दबाव बनाता है। लेकिन भारत अब 1991 वाला देश नहीं रहा जो दबाव में झुक जाता। वह अपनी ताकत, युवा आबादी और आर्थिक वृद्धि के बल पर वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहा है। अंत में भारत के सामने सबसे बड़ा अवसर यह है कि वह अपने आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाए। रूस के साथ ऊर्जा, वर्कर्स और तकनीकी सहयोग बढ़ाएं। अमेरिका और यूरोप के दबाव के बावजूद अपनी स्वतंत्रता कायम रखें। वैश्विक राजनीतिक संतुलन में भारत अपनी भूमिका को मजबूती से स्थापित करे। यही वह दौर है जब भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है और अपनी रणनीति से दुनिया को प्रभावित कर रहा है।